यूपी 21 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए जोश के साथ प्रैक्टिस सेट 10 को लेकर चर्चा करने वाले हैं भाई। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं भाई पीछे, उनका एक बार जरूर वीडियो देखकर रिवीजन करते रहें, ताकि भाई तुम्हारे वो क्या है क्वेश्चन तुम्हारे रिवीजन में बने रहें। तो बीच बीच में जो व्याख्या होती है एक प्रैक्टिस सेट की, तो वो हम आगे जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनमें क्वेश्चन क्या करते रहते हैं भाई, शामिल करते रहते हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा, मतलब उससे संबंधित जो जानकारी होगी वही जो तुम्हें आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रही होगी। तो चलिए भाई प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं भाई। 10 का दम श्रृंखला का ये 10वां सेट है भाई, और ये हमारी श्रृंखला का नाम है भाई 10 का दम। तो करते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई इसका। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है भाई। ये बोल रहा है भाई निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं है भाई। तो भी देखेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है भाई। पहला ऑप्शन संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और गणतंत्र। अब देखो भारतीय संविधान में सुरक्षा की कहीं पर बात नहीं की गई, मतलब प्रस्तावना में प्रियम्बल में। तो आगे जो भाई प्रियम्बल के बारे में बताता हूँ क्या क्या तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो यहीं से तुम्हें पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा भाई, जो कि भारत का संविधान की ये प्रियम्बल दे रखी है भाई, प्रस्तावना दे रखी है। अगर पूछा जाता है भारत की प्रस्तावना, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से शुरू होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। अब देखो इसमें भारत की जो मतलब संविधान सभा में सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी भैया, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ये संविधान सभा की तीसरी बैठक है। और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है भाई। तो अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, जो भारत के मतलब संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी। अगर पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा इस प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया। अगर स्वीकार की बात करें भाई तो ये आएगा भैया स्वीकार, तो ये आएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा क्या किया गया भाई, स्वीकार किया गया। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान रखने हैं भाई। और क्या क्या ध्यान रखना है भाई यहाँ पर। अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, मतलब कितनी बार, तो ध्यान रखना एक ही बार संशोधन हुआ है भाई। अगर पूछा था पहला कब हुआ और अंतिम, तो इसका जो आंसर होगा भाई 1976 में हुआ है। और 1976 में मतलब यहाँ पर पूछा जाएगा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो यहाँ पर जो संविधान में प्रस्तावना में जो संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ये तुम्हारे यूपी पुलिस एसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो कौन कौन से ये भाई प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ 1976। तो पहली बार पूछा जाए और अंतिम, तो आंसर हमारा 1976 ही होगा। तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी, एक शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, एक शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द जोड़ा गया हमारा अखंडता। तो इस सारे पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से रिवीजन करते चलेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रस्तावना में अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया फिर पूछा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भाई इसमें। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो ये 3 ऑप्शन दे रखे होंगे और एक अलग दे रखा हो, वही आंसर होगा।
अब इन संविधान में जो इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो न्याय वाला जो आएगा पहले नंबर पर आएगा। भाई कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, 3 प्रकार की। फिर अगर बात करें स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है भारतीय संविधान में, 5 प्रकार की बताई गई। तो ये जो आएगा इसका क्रम जो होगा दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर न्याय, दूसरे नंबर पर क्या आएगी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई, 5 प्रकार की। एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो पहले नंबर पर न्याय आएगा, दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता आएगा। अगर पूछा जाए कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो समानता कितनी प्रकार की बताई गई प्रस्तावना में, भाई 2 प्रकार की। एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता। तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। तो इनका सिक्वेंस भी पूछा गया पेपर में कि पहले न्याय की बात की गई, फिर स्वतंत्रता, फिर किसकी बात की गई है, समानता की। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया भाई, ये संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। तो ये ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट भाई। तो भाई ये ध्यान रखने, 3 ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं भाई। आगे देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर आगे भाई। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो IBPS बैंक PO में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। तो इसमें पहला बोला गया है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकर का बैंक है, तो ये वाली बात सही भाई। फिर बोला गया है भाई इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर है, ये भी सही बोली गई ये बात। भारतीय रिजर्व बैंक देश की विदेशी मुद्रा का संरक्षक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करती है, तो ये वाला चौथा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था भाई। और बजट कौन करेगा भैया, केंद्रीय बजट तैयार करेगा भाई, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है आर्थिक मामलों का विभाग, इसके द्वारा केंद्रीय बजट को तैयार किया जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग कौन तैयार करता है बजट भाई, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट को क्या करेगा, तैयार करेगा। अगर केंद्रीय बजट संसद में जो पेश किया जाएगा वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें बात ध्यान रखनी है, वो कौन सा ऑप्शन था हमारा, डी वाला गलत होगा भाई। तो ये वाला सही ध्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर, अगला क्वेश्चन है भाई, चार मीनार कहाँ स्थित है, तेलंगाना, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार। तो चार मीनार जो पड़ती है हमारे हैदराबाद में पड़ती है, तेलंगाना हैदराबाद। देखो ये पड़ती है चार मीनार तेलंगाना के हैदराबाद में पड़ेगी। देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चार मीनार को लेकर। इसका पेपर में आकार भी पूछा गया है भाई। तो आकार इसका है भाई वर्गाकार। सामने पिक तुम्हें दिख भी रही होगी, तो इसका आकार कैसा है, वर्गाकार आकार है भाई। एक ये ध्यान रखना। कौन सी नदी है भाई, मूसी नदी के तट पर है हमारा हैदराबाद जो शहर, मूसी नदी के तट पर पड़ेगी कौन सी हमारी, चार मीनार। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, इसका निर्माण ध्यान रखना है हमें, निर्माण 1591 ईस्वी में कराया गया भाई। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में। और इसके डिजाइनर भी पूछे जाते हैं पेपर में, मतलब इस मीनार को डिजाइन किसने किया था भाई। तो वास्तुकार, जो वास्तुकार हैं वो इसके ध्यान रखने हैं भाई, वास्तुकार के बारे में ध्यान रखना है हमें भाई। मीर मोमिन अस्त्राबादी, इसके जो डिजाइनर है चार मीनार के, मीर मोमिन अस्त्राबादी, ये चार मीनार को डिजाइन करने वाले थे। तो चार मीनार को लेकर इतनी बात ध्यान रखनी। लेकिन निर्माण की बात करें, करवाया किसने भाई, कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्माण कराया गया। कुली कुतुब शाह के द्वारा इस मीनार का निर्माण किया गया। तो चार मीनार से संबंधित इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई तुम। तो ये कहाँ पर भाई, तेलंगाना में मिलेगी हमें देखने को भाई। कहाँ पर, तेलंगाना के हैदराबाद में मिलेगी। तो ये चार मीनार के बारे में ध्यान रखना, इतने सारे हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। तो एक तरीके से चार मीनार का हमने पोस्टमार्टम कर दिया पूरा। ये इसके मीर मोमिन क्या है, ये डिजाइनर है भाई।
निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्माण किया गया। कब? 1591 में। नदी कौन सी पड़ेगी? मूसी नदी। और इसका आकार कैसा है? वर्गाकार। तो ये इतने पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने थे हम। क्वेश्चन नंबर आगे, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो DSSB-PRT एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व को लेकर, तो केरल की बात की जा रही है भाई। किसकी? केरल की। तो केरल में एक टाइगर रिजर्व और ध्यान रखना में, पराम्बीकुलम। कौन सा भैया? पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे भैया यहाँ पर। मध्य प्रदेश के ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, गोवा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व तुम्हें ध्यान रखने पूछे गए पेपर में। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो भैया मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये MP पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेलघाट टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व तुम्हारा SSC GD 2021 में पूछा गया है अभी, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व। तो ये ध्यान रखना भाई, SSC GD 2021 में आपसे पूछा भी गया, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व पड़ेगा यहाँ पर टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को? महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से, ये 3 टाइगर रिजर्व हमें ध्यान रखने हैं भाई। तो ये पेरियार की जो बात की जा रही है वो किसको लेकर बात हो रही है? केरल को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर केरल में एक और ध्यान रखना है, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व जो भी होंगे स्टैटिक जी के, हम सब स्टेट वाइज करते चलेंगे वे कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों से स्रावित होता है जो दर्दनाक डंक का कारण बनता है? तो आज के प्रैक्टिस सेट में भाई साइंस के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं भाई। तो यहाँ पर मेथोनोइक अम्ल जो होगा इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन CDS एग्जाम में 2021 में पूछा गया। मेथोनोइक अम्ल और किस में पाया जाएगा? चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में मिलेगा हमें मेथोनोइक एसिड, और इसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है भाई। मेथोनोइक को फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है भाई। फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नींबू में देखने को मिलेगा, हमारा खट्टे फलों में मिलेगा साइट्रिक एसिड, नींबू में मिलेगा, संतरा में देखने को मिलेगा भाई। टाइट्रिक एसिड जो मिलेगा हमारा, एक तो कहाँ पर मिलेगा? एक तो टाइट्रिक मिलेगा भैया टमाटर में मिलेगा देखने को, और एक मिलेगा हमारा इमली में देखने को मिलेगा भाई टाइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि तुम्हारे यूपी पुलिस में इस बार पूछा भी गया, सिरके में मिलेगा। किस में मिलेगा भैया? सिरका में मिलेगा। तो मेथोनिक एसिड चींटी के डंक में मिलेगा भैया। ये नींबू और संतरे में मिलेगा साइट्रिक एसिड मिलेगा भाई देखने को। और कुछ एसिड और बता रहा हूँ भाई, देखो टमाटर में टाइट्रिक और इमली में नहीं, यहाँ पर जो मिलेगा भाई ये कच्चे आम में मिलेगा, एक टमाटर और कच्चे आम में मिलेगा देखने को। क्या हुआ भाई? खत्म हो गया। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दोबारा से। देखो भाई कौन कौन से, देखो नए और क्या ध्यान रखने हमें। एक एसिड का ध्यान रखना है, लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड ये पाया जाएगा, लॉरिक पाया जाएगा भैया किसमें? नारियल का तेल। पूछा गया भाई नारियल के तेल में कौन सा मिलेगा हमें? लॉरिक एसिड। नारियल का तेल में मिलेगा लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड मिलेगा नारियल के तेल में। और एक देखने को मिलेगा बेंजोइक एसिड, हमारा घास में देखने को मिलेगा बेंजोइक एसिड। ये किस में मिलेगा? घास में मिलेगा भाई। एक ऑक्जेलिक एसिड भी मिलता है भाई देखने को, ऑक्जेलिक एसिड जो मिलता है ये हमारा पालक में देखने को मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा हमारा पालक में देखने को मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलेगा भैया?
पालक में देखने को मिलेगा। टार्टरिक एसिड देख लेंगे भाई, टार्टरिक एसिड कच्चे आम में मिलेगा तुम्हें देखने को, टार्टरिक एसिड कच्चे आम में। और किस में मिलेगा भैया टार्टरिक? इमली में मिलेगा, इमली में देखने को मिलेगा भैया। ऑक्जेलिक पालक में मिलेगा और हमारा टमाटर में भी मिलेगा ऑक्जेलिक। मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड सेब में मिलेगा, सेब। मैलिक एसिड जो मिलेगा वो ये सेब में देखने को मिलेगा। और एक पके केले में मिलेगा, पका केले में मिलेगा भैया कौन सा भैया? मैलिक एसिड। तो ये कुछ एसिड के नाम ध्यान रखने और किस किस में देखने को मिलेंगे भाई। तो ये इसका जो आंसर था मेथोनोइक एसिड था भाई। क्या आंसर था? मेथोनिक एसिड, या जिसे फार्मिक एसिड भी कहा जाता है भाई। इतना ध्यान रखना है भाई। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन भाई। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये तुम्हारा यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ये पूछा गया भाई अंतिम वर्ष कौन सा था जब रेलवे बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किया गया? तो ये किया गया 2016 में किया गया भाई। अगर इनका केंद्रीय बजट और ये रेल बजट कब मिलाया गया ये भी पूछा जाएगा। इनका विलय कब किया गया भाई? 2017 में इन्हें मिला दिया गया। अलग अलग कब पेश किए गए? 2016 में। 2017 में इन्हें फिर से क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। 2017 में इन दोनों को मिला दिया गया। और ये इसके लिए समिति कौन सी थी भाई? किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर। विवेक देबरॉय समिति, विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर इसे मिला दिया गया भाई। तो अंतिम वर्ष कब पेश किया गया अलग अलग? तो 2016 में पेश किया गया और 2016 में ही इसकी घोषणा कर दी गई। और ये मिला कब दिया गया भाई? 2017 में से मिला दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना भाई। आगे क्वेश्चन जो होगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर की सिफारिशों पर की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मैंने पीछे भी डिस्कस किया होगा 2-4 प्रैक्टिस सेट में। 1975 में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक मुरादाबाद में स्थापित किया गया भाई। सिक्किम और गोवा ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं। तो इसके लिए कौन सी समिति थी भैया? इसके लिए समिति थी भी नरसिम्हन समिति थी। कौन थी? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी भाई। शिवरमन समिति की बात करें तो इसकी सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई भाई। नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पीछे प्रैक्टिस सेट में भाई। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भैया किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई। करवे समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग से संबंधित है भाई। करवे समिति का संबंध किससे? लघु उद्योग। तो धीरे धीरे हम हर टॉपिक को कवर करते चलेंगे भाई। तो यहाँ पर शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई? आरबीआई। करवे समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग से। और इसका जो आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित कौन सी समिति है भैया? नरसिंघम समिति। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर भाई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी जीडी में पूछा गया है भाई। एसएससी जीडी में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो ये पहले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अब इनकी 2 बुकें बहुत पूछी जाती है पेपर में भाई मनमोहन सिंह की। एक बुक का नाम है भाई चेंजिंग इंडिया, ये इनकी बायोग्राफी है चेंजिंग इंडिया। कई बार पूछ लेते हैं भाई इस वाली पुस्तक को भाई, चेंजिंग इंडिया। ये इनकी एक बायोग्राफी है भाई। एक पुस्तक इनकी आती है इंडियाज एक्सपोर्ट्स, एक पुस्तक इनकी और है इंडियाज एक्सपोर्ट्स ट्रेड्स
ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये दो मनमोहन सिंह की हमें पुस्तक ध्यान रखनी है भाई। एक कौन सी, चेंजिंग इंडिया, इनकी बायोग्राफी आत्मकथा। एक ध्यान रखनी है इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। अगर बात करें आरबीआई के बारे में तो आगे क्वेश्चन भी दे रखे हैं भाई, वहां पर आगे और चर्चा करेंगे आरबीआई के बारे में, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है भाई यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो सामने फोटो भी लग रही होगी, तुम्हें दिख गया होगा भाई। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। तो यूपीआई को लेकर क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है। यूपीआई जो लागू हुआ था भाई, यूपीआई लागू हुआ था अप्रैल 2016। यूपीआई कब से शामिल हुआ, मतलब शुरू हुआ 2016। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई भाई? तो भारत में पेमेंट को लेकर एक संस्था है भाई, एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं पेपर में भाई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई भाई। किसकी भाई? यूपीआई की, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा स्थापित किया गया। कौन भाई? यूपीआई। अगर एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई जो आया था भाई, इसके लिए एक्ट आया था, इसकी स्थापना के लिए आया था भैया, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम। एनपीसीआई की स्थापना के लिए कौन सा एक्ट आया? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम। कब आया था भाई? 7 में आया था, 2007 में आया था ये। और इसी के तहत एनपीसीआई कब इस्टेब्लिश्ड किया गया भाई? 2008 में। तो ये ध्यान रखने, दोनों क्वेश्चन पेपर में ये पूछे गए भाई। और इसका हेडक्वार्टर एनपीसीआई का कहाँ पर है भाई? मुंबई में। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। तो जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, ये सब पूछी गई हैं पेपर में। तो इसके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होगा? इसका पूर्ण रूप होगा। तो नैनीताल बैंक क्लर्क 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13, मेदाराम जत्रा कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला दिवसीय त्योहार है। तो मैंने बताया होगा पिछले प्रैक्टिस सेट में, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है भाई। कौन सा भैया? मेदाराम जत्रा। तो ये मनाया जाता है फरवरी, मतलब फरवरी में मनाया जाता है। माघ पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है भाई, फरवरी माघ पूर्णिमा। और कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तेलंगाना में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कितने दिन के लिए मनाया जाता है भाई? ध्यान रखना, ये मेदाराम जात्रा पूछा गया भाई, ध्यान रखना, 3 दिवसीय त्यौहार है। कितना भैया? 3 दिवसीय मेदाराम जत्रा। तो मतलब 3 दिवसीय नहीं, बल्कि ध्यान रखना यहाँ पर होगा 4 दिवसीय होगा। ये क्या है भैया? 4 दिवसीय त्यौहार है। देखो फरवरी से स्टार्ट होगा, माघ से, और 4 दिन तक चलेगा अगले। तो ये कोया जनजाति द्वारा मनाया था। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, कौन सी जनजाति है? कोया जनजाति।
कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना का। तेलंगाना के दो और बताए होंगे मैंने, बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल। तो ये 3 फेस्टिवल हमें ध्यान रखने हैं, तो ये 4 दिन मनाया जाएगा अभी। आगे क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसके लिए एक एक्ट आया था भाई, इसके लिए एक्ट आया था 1934 में एक्ट आया था, 1934 में एक्ट आया था भाई। और इसकी स्थापना हुई थी भैया 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके लिए जो एक्ट आया था वो 1934 में आया था। और आरबीआई की स्थापना जो की गई वो की गई भाई 1 अप्रैल 1935। जब इसकी स्थापना की गई तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर था? कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? मुंबई। तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर जो देखने को मिलेगा कहाँ पर है भाई? मुंबई में मिलेगा। इसका हेड क्वार्टर आरबीआई का वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई। इसके लिए मैंने कमेटी भी बताई होगी किस, तो इसके लिए कमेटी थी भैया हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया। प्रारंभिक पूंजी कितनी थी भैया जब इसे स्टैब्लिश किया गया? 5 करोड़ पूंजी के साथ आरबीआई को स्थापित किया गया। और एक्ट था हमारा 1934 का और स्थापित हुआ 1935। 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं यहाँ से इसके लोगों से। इसके प्रतीक चिन्ह में हमें तो एक तो यहाँ पर तुम्हें बाघ देखने को मिलेगा भाई, और एक मिलेगा हमें ताड़ का वृक्ष। देखो 2 चीजें पूछी जाती हैं इसके प्रतीक चिन्ह में, हमें मिलेगा एक तो ताड़ का वृक्ष मिलेगा आरबीआई के लोगों में, और एक मिलेगा हमें बाघ देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे गवर्नर के बारे में और चर्चा करते चलेंगे भाई। तो ये आरबीआई के, अब इस एक और बात ध्यान रखनी, इसका राष्ट्रीयकरण और ध्यान रखना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1 जनवरी 1949 को किसके अंडर आ गई? भारत सरकार के अंडर आ गई। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हो गया वही 1 जनवरी 1949। लेकिन अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई और 49 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा भाई सी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखो, टेरिलीन एक प्रकार का है भाई, टेरिलीन एक प्रकार का है, रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक। तो टेरिलीन एक प्रकार के क्या? पॉलिस्टर है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता? कपड़े बनाने में किया जाता। तो एसएससी जीडी 2019 में आपसे पूछा भी गया क्वेश्चन। तो इतनी ध्यान रखनी है, टेरिलीन क्या है भैया? पॉलिस्टर। आगे क्वेश्चन, किस समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव दिया गया? सीआईएसएफ, कांस्टेबल, फायरमैन 2023 में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो केलकर टास्क फोर्स, इसके द्वारा भाई भारत में जीएसटी का विचार दिया गया। ये यूपीएससी पैट 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया भाई। केलकर टास्क फोर्स के द्वारा भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार दिया गया भैया, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। तो ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई भैया? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है। किसकी भैया? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। दांतेवाला समिति इसका आंसर होगा। नरसिम्हन समिति किसके लिए लाई गई थी? बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए लाई गई थी, बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए लाई गई थी नरसिम्हन समिति भी। और एक नरसिंह समिति थी, वो किसके लिए थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए। बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए लाई गई थी नरसिम्हन समिति लाई गई थी भाई। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सी वाला आंसर था भाई, दांतेवाला समिति इसका आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डैश भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो मैंने पीछे बताया था भाई,
लघु उद्योगों से संबंधित कौन सी समिति थी? और उसका नाम है भैया करवे समिति। कौन सी? करवे। अगर मदान बी लोकुर समिति की बात करें तो भाई ये वाली समिति जो बनाई गई थी पराली जो रोकने के लिए बनाई गई थी। जो पुराल ना होता है भाई गेहूं और वो पुराल जो होता है धान का, उसे रोकने के लिए। तो इसका जो उद्देश्य था भैया पराली जलाने से रोकना। पराली अर्थात ठूंठ जलाने से रोकना। तो ये भैया कौन से क्षेत्र के लिए थी? राष्ट्रीय राजधानी के आसपास वाले क्षेत्र के लिए थी। पराली जलाने से रोकना, इसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? मदान बी लोकुर समिति। तो आज 5 से 6 हमने समिति डिस्कस की है भाई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आज का क्या गया है। 2022 के बजट की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी डिजिटल संपत्तियों से होने वाली कमाई पर, तो बजट 2022 में बोला गया अगर डिजिटल संपत्ति से जो भी कमाई होगी उस पर कितने प्रतिशत लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा भैया 30% लगाया जाएगा। कितना? 30%। तो ये एसएससी जेई 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट कर चुके हैं भाई। कल जो होगा भाई नए प्रैक्टिस सेट, मतलब आगे जो क्लास होगी वो 11वें प्रैक्टिस सेट को लेकर होगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस सेट को देखें और जो भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे उसमें आगे जो आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। आओ भाई जल्दी।